स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लाया गया है। जीएस सुधा बुक का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दो वीडियोस आपके हम कंपाइल कर चुके हैं। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस कर चुके हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम वैदिक सभ्यता, 16 मगध महाजनपद तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि टॉपिक जो वीडियो नंबर 3 होगा हिस्ट्री का, उसमें टॉपिक नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की इसमें स्पेशली डिमांड आ रही थी कि और भी सब्जेक्ट जो हैं स्टार्ट किए जाएं, तो उसी को लेकर हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था को भी स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ साथ। तो अर्थव्यवस्था में आज हम जो टॉपिक हैं आपके वो 120, 121 और 122 यानी कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था में। तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर प्यार दें। और हाँ, ये जो टॉपिक होते हैं उनके टॉपिक वाइज क्विज़ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और ये PDF भी जो है वो आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि इंडियन इकोनॉमी में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट आता है कि यह मानव की एक आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है, जिसमें उसके आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल है। मतलब अर्थशास्त्र एक क्या है, तो ये जो मानव की आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसका अध्ययन करता है, जिसमें आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि भी शामिल होती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है, 1776 में प्रकाशित की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में एक बुक प्रकाशित की गई थी वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को निम्न श्रेणियों में हमने वर्गीकृत किया है। तो ये श्रेणियां कौन सी होती हैं, तो मुख्यतः आपको ये 3 श्रेणियों में देखने को मिलेगी अर्थव्यवस्था। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तीसरी आपकी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना करना है तथा उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब सरकार का जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी ई कॉमर्स चीज़ें हैं उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो कंपनियों की मर्जी है, जितने रेट पर बेचना है, कैसे बेचना है, कितना प्रोडक्ट करना है, कितनी सफिशिएंट मात्रा में चीज़ें रखनी है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक करना है, सारा का सारा कंपनी यानी कि बाजार पर ही निर्भर करता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत है। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जस्ट उलट है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतें आदि फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नोट, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम जो था वो दास कैपिटल था। तो ये आप लोग लिखते चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। तो ये ऊपर लिख लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी दास कैपिटल, उसमें ये सिद्धांत दिया था राज्य अर्थव्यवस्था का। और इसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयुक्त रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये पॉइंट जो दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो कैपिटलिस्ट और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी आपने पढ़ा। तो इसको एक क्विक रिकैप से समझें। पूंजीवाद में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। समाजवाद में सरकार जो होती है पूरी तरह कंट्रोल करती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में
कई जगह पे सरकार का हस्तक्षेप भी होता है और कई जगह पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप रसिया को भी एक एग्जाम्पल बना के याद कर सकते हैं, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें अब हम बात करते हैं असंगठित अर्थव्यवस्था, संगठित अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो असंगठित अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, इसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जिनका लेखांकन नहीं हो पाता है। इस गैर पंजीकृत अर्थव्यवस्था में नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और भारत में लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। संगठित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो संगठित अर्थव्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, इसमें आर्थिक गतिविधियों की गणना की जाती है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना पड़ता है। जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। वहीं बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों के आयात निर्यात नहीं हो पाते हैं। जैसे भारत वर्ष 1991 से पहले बंद अर्थव्यवस्था था, यानी कि ना भारत निर्यात करता था ना आयात करता था। तो जब कोई भी देश निर्यात या आयात नहीं करता है तो वो एक बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जो कि इंडिया 1991 से पहले जो था वो एक बंद अर्थव्यवस्था था। आगे इसमें देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां अन्य देशों से आयात निर्यात पाया जाता है, तो इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अगला आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोमालिया, बुरुंडी आदि, यानी कि जो नागरिकों की आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसको ही हम अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। वहीं डेवलप्ड इकोनॉमी ये क्या होता है? तो डेवलप्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकताओं से अधिक संसाधन है। जैसे कि G7 के सदस्य देश जो हैं ये सारे के सारे आपके एक डेवलप्ड इकोनॉमी का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब इसमें हम आगे बात करते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं तो विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, जो कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ऐसे देश जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, मलेशिया आदि ये कर रहे हैं, यानी कि ये एक डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आते हैं। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था यानी कि पब्लिक इकोनॉमी क्या होता है? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं उसे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम तो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम यानी कि PSU के माध्यम से ये आपको देखने को मिलता है। निजी अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट इकोनॉमी, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो सरकार के अलावा अन्य संस्थानों और नागरिकों के द्वारा संचालित की जाती हैं, तो ये आपकी एक प्राइवेट इकोनॉमी होती हैं। वहीं अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अगर हम प्रमुख लक्षणों की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई है। अच्छा आगे हम देखते हैं तो आगे इसमें क्या है, तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो दिया गया है पॉइंट कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो पहला पॉइंट है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का जो 54.6% है वो कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ था। भारत की ये बात हो रही है, भारत में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। देश की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान करता है। अगला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें बताया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्यों है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु वर्ष 1991 से
उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी है, उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात यह विकास की ओर अग्रसर देश है। मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये विकास की ओर जो है बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 3 जो सेक्टर हैं उनको हमने किस किस में बांटा है। एक तो आपका प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से ही शुरुआत करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, वन उत्पादन, मत्स्य खनन, उत्खनन, खाद्य उत्पाद, खाद्य संग्रह आदि। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार 50% से अधिक प्रदान करने वाला है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब भी कहा जाता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं उन्हें हम रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। और ये 50% से अधिक जो है वो रोजगार प्रदान करता है। और प्राथमिक क्षेत्र जो है, तो ये आपको एग्जाम्पल दिखी गई हो, यानी कि जो प्रकृति से हम उत्पादन करते हैं वही ज़्यादातर हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है। अब चलते हैं, जो सेकंड सेक्टर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आप जो एग्जाम्पल देखेंगे वो सारे के सारे कारखाने, यानी कि जहाँ पे हम गुड्स को प्रोसेस करते हैं, यानी कि जहाँ बनता है, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादनों से अर्धनिर्मित और पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि गन्ना से चीनी, कपास से कपड़ा, सब्जी से जूस और गेहूं से आटा आदि, जैसे लोहो से इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जो होते हैं। यानी कि प्रकृति से हमने जो गन्ना और गन्ना की खेती जो होगी वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन गन्ने से जब चीनी बनेगी तो वो द्वितीय क्षेत्र में बनेगी, और जब चीनी को उसको सेल किया जाएगा तो वो थर्ड जो टेरिटरी सेक्टर होता है, यानी सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें आ जाता है। तो इसको याद आपको रखना, जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला देखते हैं हम, जो आपका आता है टेरिटरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है। जीडीपी में इसका योगदान 50% से अधिक है, जो कि सर्वाधिक है। जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि जो है ये आपके टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित है, तो ये आपको देखना है। तो ये टेरिटरी सेक्टर दिया गया है। टेरिटरी सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब जितनी भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपकी सारी की सारी जो है वो टेरिटरी सेक्टर में देखने को मिलती हैं। अब आता है जो चतुर्थक क्षेत्र होता है, यानी कि क्वेश्चनरी सेक्टर जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो ज्ञान सूचना पर आधारित होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन पर जो बेस्ड होता है, उसको हम चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। इसमें सूचना आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती है। इसके बाद आता है पंचम क्षेत्र, यानी कि क्वेश्चनरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के अंतर्गत शीर्ष स्तर के निर्णय लेने वाले, जिसमें सरकार शामिल है, जो कानून पारित करती है। इसमें शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र के शीर्ष निर्णयकर्ता भी शामिल होते हैं, जो टॉप कंपनीज के सीईओ होते हैं। सरकार भी होती है, जिसमें शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य के जो प्रमुख डिसीजंस लेते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है वो इस क्षेत्र में आती है। अगला देखते हैं, तो ये आपको यहाँ पे हमने पांचों क्षेत्र बताए जो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। वहीं इसमें और हम आगे अगर बढ़ें तो नोट यहाँ पे एक दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। तो इसमें क्या दिया गया है नोट में, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए, यानी कि जो जीवीए है में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में क्रमांश 17.7%, 27.6% और 54.7% थी। यानी कि कृषि का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 23-24 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिस्सेदारी थी, तो वो कृषि की 17.7 थी, उद्योग की 27.6 थी और सेवा क्षेत्र की 54.7% थी, जो वित्त वर्ष 2024 में थी। ठीक है।
आगे इसमें देखते हैं, कृषि में लगे हुए लोगों को हम रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में लगे लोगों को ब्लू कॉलर जॉब और तृतीयक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है। रेड कॉलर जो होते हैं वो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के जो होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब होती है, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर जो होता है उसको हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, और जो पाँचवें क्षेत्र में आते हैं यानी कि जो सीओज वगैरह होते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, उनको हम गोल्ड कॉलर जॉब के रूप में संदर्भित करते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसमें संविदा आधारित अर्थात कम समय के जुड़ाव के लिए श्रमिकों के साथ अनुबंध होता है, उन्हें गिग इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक ही व्यक्ति एक से अधिक कंपनियों के लिए कार्य कर सकता है। तो ये आपकी गिग इकोनॉमी हो गई। वहीं चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है और उसे चक्रवृद्धि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसे कहते हैं। वहीं आगे आता है हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हरित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें सतत विकास, आर्थिक समृद्धि प्लस पर्यावरण संरक्षण की भी संकल्पना शामिल है। ग्रीन इकोनॉमी ऐसा होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसको प्रदूषण ना हो, उससे कैसे मतलब प्रदूषण को कम किया जाए और विकास भी हो जाए, तो उसी को हम ग्रीन इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। ब्लू अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समुद्र परितंत्र की रक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है, उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। मतलब समुद्री जीवों को नुकसान न पहुँचे, समुद्र में जो जीव हैं वहाँ पे भी पॉल्यूशन ना हो, और वो कैसे मतलब समुद्री मार्ग से अर्थव्यवस्था चले, तो वही हम ब्लू इकोनॉमी है। जस्ट ग्रीन इकोनॉमी जैसा ही होता है, बस इसमें समुद्री जीवों को और समुद्र में जो वेस्टेज है वो ना हो ज़्यादा। डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है? जब आर्थिक गतिविधियाँ पेपर रहित माध्यम से ऑनलाइन पद्धति में की जाती हैं तो उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, जो कोई भी किराना शॉप का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जैसे रजिस्टर वगैरह चलते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट रजिस्टर में ना लिख के डायरेक्ट ऑनलाइन चीज़ें स्टोर करने लगें, या जो डाटा है उधारी का या जो स्टॉक्स का है, तो वो डायरेक्ट अगर ऑनलाइन चल रहा है एक्सेल शीट पे, तो वो डायरेक्ट ऐसे डिजिटल इकोनॉमी उस दुकान की कही जाएगी। ऐसे ही देश है, मतलब पेपरलेस वर्क ख़त्म हो जाए, पेपरलेस जो होता है वर्क, वहाँ पे ऐसी डिजिटल इकोनॉमी कायम है। पेपर रहित कार्य रहेगा तो वो डिजिटल इकोनॉमी में संदर्भित की जाएगी। अगला आता है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1868 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1868 में किया गया था, जिसे उनकी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपका नेशनल इनकम जो है वो टॉपिक जो है ये पूरा का पूरा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो NSO है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वही जारी करता है। इसके एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, वर्तमान में जो NSO जारी करता है, नोट यहाँ पे दिया गया है जो कि 23 मई 2019 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो NSSO है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की गई। तो पॉइंट ये दिया गया है कि 23 मई 2019 को जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना जो की गई थी वो मई 1991 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा 1996-97 से सकल घरेलू उत्पादन के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रैमासिक जो आंकड़े थे किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे, तो वो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये प्रकाशित किए जाते थे। भारत
में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो हैं वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक चलता है, तो ये आपको डेट याद रखनी है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना जो की गई थी वो डॉक्टर BKRV राव के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियाँ होती हैं मुख्यतः उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोक्ता बचत विधि होती है। ये 3 विधियां जो हैं मुख्यतः आय गणना में प्रयोग में ली जाती हैं। आगे इसमें हम देखते हैं तो उत्पाद गणना विधि क्या होती है और आय गणना विधि और उपभोग बचत विधि होती है ये क्या होती है। तो उत्पाद गणना विधि, इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाएं तथा वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में GDP को दर्शाता है। यही उत्पाद गणना विधि होता है जो GDP को दर्शाता है। अगला पॉइंट आता है आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। उपभोग बचत विधि क्या होती है, जो उपभोग बचत विधि होती है, बचत विधि, इसके अनुसार कुल आय या तो उपयोग पर मतलब जो उपभोग किया जाता है पर व्यय की जाती है या बचत पर, अंततः राष्ट्रीय आय कुल बचत का योग होती है। तो ये आपकी हो गई। इसमें अब हम देखेंगे GDP यानी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा यहाँ पे देखेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। इसमें देखते हैं GDP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतरिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। वहीं NDP क्या होता है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP किसी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसे एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो NDP इज इक्वल टू GDP माइनस मूल्यह्रास। तो यह आपका डेप्रिसिएशन होता है। अगला आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम मूल्य मौद्रिक मूल्य में जब उसी वर्ष उसके नागरिकों के द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्थात यह GDP में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसी तरह देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को GDP से घटा दिया जाता है। तो GNP जो होता है वो GDP प्लस X माइनस M। तो जो यहाँ पे X होगा वो देश के द्वारा विदेशों में अर्जित की गए और M विदेशियों के द्वारा देखो GDP जो देश में नागरिक कमा रहे हैं वो प्लस X जो विदेशों में नागरिक भारत के नागरिक कमा रहे हैं और माइनस M क्या होगा। तो M जो है जो विदेशियों के द्वारा देश में अर्जित धन किया गया वो भी तो बाहर जाएगा। जब विदेशों में जो भारतीय नागरिक कमा रहे हैं वो भारत में लाएंगे और तो जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं वो भी विदेश ले जाएंगे ना। तो ये आपका M यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। तो ये GNP का फॉर्मूला आपको याद रखना है। GNP इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे रख सकते हैं GNP इज इक्वल टू GDP प्लस विदेशियों में भारतीयों की आय माइनस भारत में विदेशियों की आय, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगला आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर और मूल्यह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP क्या होता है। तो NDP प्लस विदेशों से प्राप्त नवल आय इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। विदेशों से प्राप्त नवल आय इज इक्वल टू भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय विदेशी नागरिकों के द्वारा भारत में अर्जित आय। जो मैंने ऊपर आपको टर्म बताया था वही टर्म है यहाँ पे। NNP किसी अर्थव्यवस्था को दर्शाने की सबसे बेहतर अवधारणा है क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्यह्रास और बाह्य शक्ति को भी स्पष्ट करती है। NNP को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो भारत में साधन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है।
अगला पॉइंट आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का तथा सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है। तो भारत में जो भारत की बात हो रही है, तो भारत में सबसे अधिक योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का होता है, और सबसे कम जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का है। लेकिन रोजगार के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है वो प्राइमरी सेक्टर आपको यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रोवाइड कराता है। आगे देखते हैं, भारत में विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय का आंकड़ा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। भारत में पूंजी निर्माण से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये व्यक्तिगत आय क्या होती है, किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक सिक्किम में तथा सबसे कम बिहार में। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक सिक्किम और सबसे कम बिहार में प्रति व्यक्ति आय है। अगला आता है, धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे वर्ष 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा गढ़ा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे जो आएगा इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा अभी, तो ये हम पूरा देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये भी पूछ लिया जाता है और हर बार पूछा ही जाता है कि हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित होता है, तो वहाँ पे दी जाती है हिंदू जनसंख्या से संबंधित होता है, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। लेकिन जो हिंदू वृद्धि दर है ये आपकी असल में राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के आंकड़े जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम समझेंगे पूरा, और इसके बाद हम आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पैट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये इतना वीडियो जो टॉपिक ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए गए इकोनॉमीज़ में, और अच्छा कंटेंट है, बुक तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादन द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उन्हीं का बस एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। और ये शॉर्ट नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू यानी कि जो जीएनपी निकालते हैं बाजार कीमतों पर, तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कारक यहाँ पे आएगा आपका। अगला आएगा, बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होगा, तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास ये होगा, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। और बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी क्या होगा, तो एनएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ये क्या होगा, तो बाजार कीमत पर जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीएनपी क्या होगा, तो बाजार मूल्य पर जीएनपी माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो एनएनपी, ये आपका कारक लागत पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। और निजी आय ये क्या होता है, तो निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होगा, इसी को हम निजी आय के रूप में कहते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो जीवीए है वो, इसके बारे में हम जानते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 से जो सकल मूल्य वर्धन है यानी कि जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा शुरू किया गया। सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। बाजार कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादन इकाइयों एवं उद्यमियों के द्वारा नई सकल मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादन इकाइयां एवं उद्यमियों द्वारा प्राप्त की गई सकल मूल्य वृद्धि
प्लस तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादन इकाइयों में उद्यमियों द्वारा सकल मूल्य वृद्धि। तो ये बस आपको जैसे देख लेना है, जीबीए का फुल फॉर्म आपको याद जरूर रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये पूछा जाता है कि जीबीए की अवधारणा कब से शुरू की गई, तो 2015-16 जो वित्त वर्ष थी उसी से ये जीबीए शुरू किया गया। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो ये आपको याद रखना। फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं गया अभी तक, और देख लीजिएगा, बस एक क्विक रिकैप भी है। तो बस फुल फॉर्म और अवधारणा ये याद रखिएगा। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद मुख्यतः 3 व्यापक क्षेत्रों में है, कृषि एवं इससे संबंध, सेवाएं, उद्योग और सेवा क्षेत्र से विभाजित। भारत में जीडीपी को बाजार मूल्य पर मापा जाता है और गणना के लिए जो आधार वर्ष है ये आपका 2011-12 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका। तो जीडीपी को बाजार मूल्य पर मापा जाता है भारत में, और इसका जो आधार वर्ष है गणना करने के लिए ये आपका 2011-12 इसका आधार वर्ष है। आगे इसमें चलते हैं। तो ये जो टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है आपका आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां दीर्घ काल में 2 प्रकार के परिवर्तन करती हैं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन को मापा जाता है। और आर्थिक विकास में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक कल्याण में वृद्धि और तकनीकी प्रगति में शामिल होती है। यह परिणात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। उदाहरण स्वरूप आर्थिक विकास का लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, बेरोजगारी, विषमता, निरक्षरता आदि को कम करने में अंतिम रूप से समाप्त करना होता है। इसका अर्थ आर्थिक विकास का लक्ष्य जो होता है। वहीं इसमें आगे देखते हैं। तो आगे आता है, यह एक संकीर्ण अवधारणा है जो आर्थिक समृद्धि होती है और आर्थिक विकास। यह परिमाण स्वरूप एक गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है और यह एक व्यापक अवधारणा है। तो ये आपको एक मोटा सा जो डिफरेंस होता है किसमें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम आगे देखते हैं प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट, जारीकर्ता और महत्वपूर्ण तथ्य। ये इंपॉर्टेंट बनता है सीजीएल में, मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ये चीज़ें, और प्री एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये 3 क्षेत्रों में इसको हमने डिवाइड किया है, मतलब बुक में जो दिया गया है 3 टाइप के 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट, जारीकर्ता और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या होते हैं ये। तो इसमें देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक, तो जो कर्सन वर्ल्ड वाइड एवं जो वेल्थ हंगर हाइप है ये जारी करता है। इसमें अल्प शोषण, बाल मृत्यु दर, आयु के अनुपात में कम लंबाई और लंबाई के अनुपात में वजन कम, ये आपके देखे जाते हैं। ये मतलब प्रमुख इसके घटक होते हैं। अगला आता है मानव सूचकांक, यानी कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। तो लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान उपलब्धि, अच्छा जीवन स्तर, इसमें ये 3 पैमानों को लिया जाता है। इसके बाद आगे आता है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। खुशहाली मापक के जो आधार हैं वो इसमें मुख्यतः 5 आधार लिए गए हैं। एक तो पहले उदारता, जीवन विकल्पों में चयन की स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और जन विश्वास यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। ये आपके 5 पैमाने लिए जाते हैं विश्व खुशहाली मापने के। लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसको निकाला जाता है और इसमें प्रमुखता 3 चीज़ों के जो घटक 3 घटक हैं लिया जाता है, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार। ये इसमें 3 पैमानों पर इसको निकाला जाता है। वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक, तो यूएनडीपी और ऑक्सफर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, तो न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें प्रमुखता 4 घटकों को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, परिमाणों की असमानता, खुशहाली, पारिस्थितिकी पदचिन्ह। ये 4 घटक इसमें देखे जाते हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं
आगे जो आपका आता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है इसको विश्व जो आर्थिक मंच है इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 12 सांकेतिकों पर आधारित है। अनुकूल परिवेश, जिसमें आपका संस्थान अवसंरचना, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना, स्थिर समशिष्ट आर्थिक ढांचा। दूसरा आता है मानव पूंजी, मानव पूंजी में स्वास्थ्य और कौशल। तीसरा आता है आपका बाजार, बाजार में उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्तीय प्रणाली है वो, बाजार का आकार, इनोवेशन इकोसिस्टम में व्यापार गतिशीलता और नवाचार की जो क्षमता है ये आता है। इसके बाद आता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक, जो लेगाटम संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक समृद्धि का स्तर का जो अध्ययन होता है इसमें ये किया जाता है। इसके साथ सामाजिक प्रगति सूचकांक और आर्थिक नियोजन, ये सोशल प्रोग्रेस जो इम्पेरेटिव होता है इसके द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का भी मापन इसके द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इकोनॉमिक प्लान के साथ साथ जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आयोग की संरचना, तो ये आपके टॉपिक जो रहने वाले हैं आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और स्पेशली आप लोगों की ही डिमांड पर हमने इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट किया है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें जिससे हम और भी कंटेंट को बेहतरीन तरीके से ला सकें। साथ ही साथ हम पॉलिटी भी आपका स्टार्ट करेंगे और साइंस भी बहुत जल्दी, यानी कि 1-2 दिन का समय दीजिए अभी बीच में। तो इसके साथ साथ हम हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस और पॉलिटी चारों सब्जेक्टों को साथ में लेके चलेंगे। और इकोनॉमिक्स आपका जैसे ही ख़त्म होगा उसी के साथ फिर हम उसको ज्योग्राफी को भी साथ में डाल देंगे। टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हम कराने वाले हैं और प्रैक्टिस भी हम साथ साथ आपको कराएंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि जो इकोनॉमिक्स के हमने आज टॉपिक कराए हैं आपको, इसके MCQ कल आपको मॉर्निंग में 9 AM पे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये जो टॉपिक हैं इनसे टॉप 30 MCQs हम प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप इजीली उनको अटेंड कर पाएँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं तो ये आप लोग तैयार करके आइएगा। टॉपिक कौन कौन से हैं, तो एक तो पंचवर्षीय योजना आपका हो गया। पंचवर्षीय योजना के साथ साथ मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको आप लोग पूरा पढ़ के आइएगा अच्छे से। और जिनके पास बुक है तो वेल एंड गुड है, बुक से पढ़िएगा। और जिनके पास बुक नहीं है तो ये हम PDF आपको प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ के आइएगा। और शॉर्ट नोट्स जो पिछले हैं या जो आपके नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करके आइएगा, और जो आपको पॉइंट्स इसमें ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़े वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फिर एक बार हम आपसे कहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि आपको ही पता होगा मेहनत बहुत लगती है। बस इस मेहनत का गिफ्ट एक ही है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।